सुन ओ पड़ोसी, अब न चलेगी तेरी चाल, अब न गलेगी तेरी दाल। हम कर लेंगे इस्तेमाल अपना स्वदेशी, हम कर लेंगे इस्तेमाल अपना स्वदेशी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। प्रतिभाएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनके काम के साथ साथ आवाज का जादू भी उनके हुनर से चार चांद लगा देता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं आज उस शख्स की जो उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ निजी सचिव और गीतकार और लोक गायक है। हम बात कर रहे हैं लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा जी की। भूपेंद्र बसेड़ा हमारे साथ आज जुड़ेंगे और उनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें और ये भी जानेंगे कि काम के साथ साथ वो कैसे संगीत की दुनिया में आए हैं और उनका गाना जो कि उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत सारे उन्होंने गाने गाए हैं, तकरीबन 40 गीत उन्होंने अपने इस दौर में गाया है जो कि करंट जो इश्यूज रहते हैं उन मुद्दों को भी वो उठाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं भूपेंद्र बसेड़ा जी का, जो आज हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़ने जा रहे हैं। भूपेंद्र बसेड़ा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम। आप सबसे पहले इंडिया वॉइस का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज अपने चैनल पे लाइव आने का मौका दिया। आपका आभार प्रकट करता हूँ जी। बहुत बिल्कुल, हम भी आपसे मिलकर बहुत खुशी प्रकट कर रहे हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में महत्वपूर्ण पद पर हैं, आप वरिष्ठ निजी सचिव हैं और आप गाने भी गाते हैं और इसके साथ ही साथ आप कंपोज भी करते हैं, आपकी एक टीम है। तो काम के साथ साथ आप ये लोकगीत और इसके साथ ही साथ अलग अलग इशू को लेकर गाते हैं। कैसे आपने ये सब कुछ शुरू किया है, इसके बारे में सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, कार्य अपनी जगह, गायन लेखन अपनी जगह, मेरा अपना मानना है जी। मैं जब ऑफिस में होता हूं तो मेरा सारा फोकस ऑफिस के कार्यों पर ही होता है। उसके बाद जब कभी मुझे समय मिलता है तो मैं अपनी रुचि के हिसाब से लेखन, गायन या फिर मुझे खेलना या घूमना जो भी पसंद हो मैं करता हूं। तो पहली प्राथमिकता मेरी ऑफिस के कार्यों को निपटाने की होती है। उसके बाद जो समय बचता है मैं उसमें अपना ये शौक पूरा कर लेता हूँ। इसको मैं अपना शौक ही कहूँगा, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन तो मेरा सरकारी जॉब ही है जहाँ से मुझे मेरी रोजी रोटी मिल रही है। उसके साथ साथ मैं ये अपना शौक पूरा कर रहा हूँ जी। बिल्कुल शौक है और ये शौक तो आज के अगर दौर में देखा जाए तो हिट भी हो गया है। लोग आपके गानों को सुनते हैं और ख़ास तौर पर जो पहाड़ से ताल्लुकात रखते हैं लोग, वो तो आपके गानों को बिल्कुल सुनते हैं और पसंद भी करते हैं आपके गानों को। हमने देखा है कि जो भी मुद्दे होते हैं आप उन मुद्दों को लेकर गाते हैं। अभी जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर है तो कोरोना को लेकर भी आपने गाना गाया। तो हम चाहेंगे कि आपसे आगे भी और सवाल करें, लेकिन उससे पहले अगर कोई गाना आपका इस वक्त जो आपके जहन में हो कोरोना को लेकर, या कोई भी गाना जो हमारे दर्शकों के साथ आप साझा कर सके। अभी लेटेस्ट में मैंने भारत और नेपाल संबंधों पे गाना रिलीज किया है, कस्तो भन्यो के नाम से जी जी, जो काफ़ी ठीक चल रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, नेपाल के हमारे जो गीतकार और गायक हैं, हमारे बंधुवर जो हैं, वो बहुत ही क्रुद्ध भाषा में, बहुत ही मैं कहूँगा एग्रेशन के साथ भारत के खिलाफ आवाज़ें वहाँ से उठा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा हाल ही में वो ये कह रहे हैं कि अल्मोड़ा हमारा है, नाला पानी हमरो है, लीपू लेक लिम्पिया धुरा हमरो है। यहाँ तक कि वो टनकपुर और नाला पानी को भी अपना बता रहे हैं और भारत से अपनी भूमि को छोड़ने के लिए कह रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि भारत ने हमारी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो इसी को जब मैंने देखा कि ये शायद कुछ ज़्यादा हो रहा है तो मैंने एक, भारत चूंकि बड़ा भाई है और मित्र भी है नेपाल का, मैं बड़ा भाई मानूंगा, तो एक मित्रवत और बड़े भाई के रूप में उनको एक समझाने के लिए मैंने एक गाना अभी रिलीज किया था, कस्तो भन्यो के नाम से। मैं 2 लाइन उसकी सुना देता हूँ। धमकी दिन्या हो कि ले गरन्या बबाल, धमकी दिन्या हो कि ले गरन्या बबाल, कस्तो भन्यो ए हजुर कस्तो भन्यो तिमीलाई हो मित्र नेपाल, कस्तो भन्यो तिमीलाई हो मित्र नेपाल। मैंने इसमें कहा है कि आप धमकी और ये बवाल क्यों काट रहे हैं, आप हमारे मित्र हैं, आपके साथ हमारा रोटी बेटी का संबंध है, रीति रिवाज संस्कृति हमारी मिलती है, तो आपको धमकी नहीं। ये बातें हम तो सटल भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना के प्रेशर में शायद नेपाली गीतकार संगीतकार हमारे ये काम कर रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जी।
और बिल्कुल, और गाने के साथ साथ आपने खूबसूरत मैसेज जो है वो दोनों देशों को ही दिया है। और हर कोई यही चाह रहा है कि जो ये सीमा विवाद है भारत और नेपाल का वो ख़त्म हो और दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो पहले की तरह फिर से हो जाए। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा बेटी और रोटी का संबंध रहा है दोनों देशों में, तो वो फिर से कायम हो। मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने कहा कि आपका ये शौक़ है, लेकिन जब आप दफ्तर में होते हैं तो आप काम करते हैं और उसके बाहर जब आपकी दुनिया होती है तो वो गाने की दुनिया होती है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संगीत का रुझान कैसे आया? इसके बारे में भी आप ज़रा बताइए। नीतू जी, दरअसल मैं बहुत सुदूर पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ। देवलतल एक तहसील पड़ती है और बमडोली मेरे गांव का नाम है। जी। वहाँ पे 93-94 तक बिजली नहीं थी। हाँ। जब मैं 8th और 9th में था तो वहाँ पे मनोरंजन का जो साधन हुआ करता था, रामलीला मंचन या नाटक वगैरह जो होते थे, साथ के लोग जो करते थे वही सब होता था। तो एक बार वहाँ पे श्रवण कुमार का एक रोल नाटक हमारे गांव में हुआ था, मंचन किया था हम लोगों ने। तो उसमें मुझे श्रवण कुमार का रोल निभाने का मौका मिला था। जी। तो उससे पहले तो काफ़ी हेजिटेशन हुआ करती थी, लेकिन जब एक बार वो रोल मैंने कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे फिर रामलीलाओं के मंचन में भी मैंने एक दो अपने गाने गाए। और मुझे लगा कि शायद उस समय शायद मैं तुकबंदी करता था, राइमिंग जिसको कहते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं लिख भी सकता हूँ। हाँ। तो तब से मैंने जब प्रयास किया तो कुछ ऐसी मेरी 2-4 रचनाएं हो गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे लिखना चाहिए आगे। तो उसके बाद आज तक भी यहाँ पर्वतीय रामलीला कमेटी देहरादून में हमारी है। मैं आज भी सुमंत का रोल मैं 3-4 साल से लगातार यहाँ खेल रहा हूँ। तो शौक मेरा तभी से बना है और तभी से लेखन का भी आगे मेरा चल रहा है। तो एक्टिंग का शौक अब भी जब आप लोग रखते इसको हैं? पसंद, जी, थोड़ा बहुत एक्टिंग का शौक भी मुझे है। और जब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे इसको आगे करना चाहिए। तो आप लोगों की प्रेरणा है, जनता की प्रेरणा है, उसी से आगे कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी यही कामना करना चाहेंगे कि आप अच्छी फिल्मों के लिए आपको अप्रोच मिले और आप वहाँ पर भी एक्टिंग के लिए वहाँ पर नहीं, भी खैर कोशिश करें। जी जी। फिल्म के हिसाब से तो नहीं, खैर फिल्मों का अब तो एज भी मेरी काफ़ी आगे हो चुकी है फिल्मों के हिसाब से, लेकिन हाँ, हाँ। अपने गीतों को कम से कम अपने गीतों में एक्टिंग कर लें या उसको अभिव्यक्त कर लें, यही काफ़ी है। जी बिल्कुल, गीतों का जिक्र आप कर रहे हैं और ये जो सिलसिला है हमारा, जब हम बातचीत करते हैं अपने खास शख्सियत से तो हम बिना गानों के तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। कोई और ऐसा गाना जो इस वक्त आप अपने चाहने वालों के लिए गाएं, गुनगुनाएं, जो आपके जहन में आ रहा हो? हाँ, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक रिवर्स पलायन पे एक गाना लिखा था। जी। वो कुमाऊनी में है या कुमाऊनी का पहाड़ी में है, मैं उसको सुना देता हूँ। नौकरी लीजिए दिल्ली जूल बॉम्बे जूल, नौकरी लीजिए दिल्ली जूल बॉम्बे जूल, देश विदेश में कैले घुमूल, अंत में लौटी पहाड़े ऊल, मैं लौटी पहाड़े ऊल, दुनिया कोली पगल छ मूर्ख छ कुनी रहो, दुनिया कोली पगल छ मूर्ख छ कुनी रहो, पट अनड़ी छू मैं ठेठ पहाड़ी छूं, मैं ठेठ पहाड़ी छूं, मैं ठेठ पहाड़ी छूं, मैं ठेठ पहाड़ी छूं। बिल्कुल, पलायन का मैंने इस आपने गाने जिक्र में किया। ये संदेश दिया है। हाँ। जी जी जी। तो मेरा एक इसमें ये संदेश है कि मैं कहीं भी जाऊंगा नौकरी करने के लिए, चाकरी करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं जाऊंगा, लेकिन अंत में अपने पहाड़ ही लौट कर आऊंगा। हालांकि लोग मेरी क्रिटिसाइज भी करेंगे कि भाई देखो इतना अच्छा पोजीशन पे है और अपना लौट के पहाड़ आ रहा है इस गांव में। मैंने कहा कि उनको कहने दो, जिसको जो कहना है अपने आप कहेगा, मैं ठेठ पहाड़ी हूं, मैं लौट के पहाड़ ही आऊंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत मैसेज भी जो है आपके गानों से, क्योंकि हमने भी आपके गाने जो हैं वो देखे थे और उन गानों से खूबसूरत मैसेज पहाड़ वासियों के लिए है, उत्तराखंड वासियों के लिए। पलायन को लेकर आपने ये गाना गाया और इस बीच आपने भी सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी को यही कह रहे हैं कि वो आत्मनिर्भर बने और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत भी उन्होंने की और आपका एक गाना भी जो है आत्मनिर्भर योजना को लेकर ही है। मैं चाहूंगी कि वो गाना भी आप दर्शकों से शेयर करें और इसके बारे में बताइए कि कैसे ख्याल आया कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर ये गाना जो है वो गाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। जी जरूर। दरअसल आप सभी को पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मैसेज था, चाइना की चीज़ों का बाइकआउट करना है, सभी को करना है, तभी हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध होगा। तो जब उन्होंने मैसेज दिया कि हमको स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, तो मेरे मन में भी एक विचार आया कि क्यों न एक ऐसा गाना तैयार किया जाए जिससे कि कम से कम लोगों को जागरूकता पहुँचे। तो मैंने आत्मनिर्भर भारत
और स्वदेशी को लेकर ये गाना तैयार किया था और एक मैसेज चाइना को ये दिया था कि अब से आप अपना सामान अपने पास ही रखिए, हम अपना स्वदेशी सामान इस्तेमाल कर लेंगे, हम अपना स्वदेशी माल इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसके कुछ बोल हैं, मैं आपको सुना दूं। अपने घर रख अपना माल, सुन ओ पड़ोसी, अपने घर रख अपना माल, सुन ओ पड़ोसी, अब न चलेगी तेरी चाल, सुन ओ पड़ोसी, अब न चलेगी तेरी चाल, सुन ओ पड़ोसी, अब न चलेगी तेरी चाल, अब न गलेगी तेरी दाल, हम कर लेंगे इस्तेमाल अपना स्वदेशी, हम कर लेंगे इस्तेमाल अपना स्वदेशी। जी जी बिल्कुल। और यही है कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, उसको खुद को यकीन दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने भी इस योजना के लिए सभी को कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनने की ज़रूरत है और इसीलिए स्वदेशी जो सामान है उसका इस्तेमाल करना है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि कैसे आपने सोचा कि जो करंट इश्यूज चल रहे हैं देश में उसको लेकर गाना तैयार किया जाए और गाने के माध्यम से लोगों को समझाया जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मैसेज लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन गाना एक ऐसा माध्यम है कि आप उसे पसंद भी करते हैं, आप उसे गुनगुनाते भी हैं और उसके ज़रिए आपको एक अच्छा खासा मैसेज भी मिल जाता है। जो गीतकार होते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, वो उस गाने के माध्यम से वो पूरा करते हैं। तो ये कैसे आपके जहन में आया कि जो करंट इश्यूज़ है इसको लेकर ये गाना जो है वो बनाया जाए, उस पर गीत जो है वो शुरू किया जाए? जी नीतू जी, आपने सही कहा। गीत संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी को बहुत जल्दी अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर हमको कोई मैसेज देना है, अगर हम सामान्य भाषा में कहने के बजाय उसको गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत अगर हम उसको करें तो लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और जल्दी उसकी ओर आकृष्ट होते हैं जी। अब जहाँ तक करंट इश्यूज की बात है, मेरा दरअसल शौक ही ये कहूँ कि मुझे अच्छा लगता है करंट इश्यूज पे लिखना, वो ज़्यादा पसंद है। बनिस्बत फोक या वो सब लिखने के, वो भी मैं लिखता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो मैं लिखता हूँ। और जब जब मुझे करंट इश्यूज मिलते हैं मैं पहली प्राथमिकता उसी को देता हूँ, चाहे मेरा कोरोना का गीत से रिलेटेड गीत हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात मैंने कही हो, धारा 370 के बारे में मैंने लिखा, अगला कदम पीओ के, अब वो भी मैंने लिखा है। और अभी राम मंदिर का इश्यू जब रिजॉल्व हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, जब रामलला विजयी हुए, तो मैंने उसमें एक भजन भी तैयार किया, अब रामलला विराजमान होंगे शान से, वो हिंदी में भजन है। तो ऐसे ही अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत चल रहा था, तब मैंने वो उस गीत की रचना की। और अभी हाल में जब नेपाल और भारत का इश्यू चल रहा है तो मैंने कस्तो भैनियों के नाम से एक मित्र राष्ट्र को संदेश देने की कोशिश की कि आप ये कैसे कह रहे हो कि भारत ने हमारी जमीन हड़प ली है, जबकि चाइना ने तुम्हारे सागर माथा को अपने मैप में दिखा दिया है। आप उसको बचाइए, काला पानी को छोड़िए, आप सागर माथा को बचाइए, माउंट एवरेस्ट को बचाइए, चाइना उसको अपने नक्शे में दिखा रहा है। तो अब भी इस टाइप के कुछ नए इश्यूज आएंगे तो मैं उसमें जरूर लिखूंगा। और साथ साथ में हमारा जो गढ़वाल और कुमाऊं का, हमारे उत्तराखंड का जो कल्चर है उसको भी बढ़ाने की कोशिश मैं करूंगा, इसमें कोई शक नहीं। जी बिल्कुल। पीओके को लेकर आपने कहा कि उसके लिए भी आपने गाना बनाया, कोरोना को लेकर भी आपने गाना बनाया और गाया भी है। अभी इस वक्त आपने कुछ सोचा है कि अगला इशू आपका क्या हो सकता है जिसको लेकर आप तैयारी कर रहे हो कि इस पर गाना मुझे बनाना है? नहीं, अभी फिलहाल कोई इश्यू है नहीं। फिलहाल मुझे लगता है कि यही इश्यू है, इसके अलावा अभी फिलहाल मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर कुछ होगा तो जरूर बनाऊंगा। आप गाना बनाएंगे? नहीं, वो गाना मैंने ऑलरेडी पहले बना रखा है। अच्छा। पिछले चुनाव में मैंने गाना बनाया था, अपील की थी अपने देशवासियों से कि आप अधिक से अधिक मतदान स्थलों पर जाकर वोट करें। अब मुझे पिछली बार मैंने लेकिन उसका एनिमेशन बनाया था, अब की बार मैं उसका बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगा ताकि हमारे मतदाता जागरूक हो सकें और अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। बिल्कुल। और आपने नशे को लेकर भी जागरूकता संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाया है और गाना भी बनाया, तो ज़रा इसके बारे में बताइए कि किस तरह का ये आपका गाना है और कैसे आपने जागरूकता लोगों तक फैलाया है और लोगों को जागरूक किया है कि नशा मुक्त होना है। नहीं, वो नशा आप थोड़ा सा उसमें इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है। एक्चुअली वो नशा मेरा एक कविता संग्रह है। मेरी 2 कविता संग्रह काल कोठरी और नशा के नाम से प्रकाशित हुए हैं। उसमें मैंने ये कहा है कि हर व्यक्ति नशेड़ी है। नशेड़ी से मेरा मतलब इंसान जो भी करता है उसके अंदर जो नशा होता है
उसी को लेके करता है। जैसे मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे अंदर संगीत का नशा है, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो जो भी व्यक्ति कोई अचीवमेंट करता है, जैसे कोई खेल प्रतिभा है, जब तक उसके अंदर जुनून नहीं होगा जीतने का नशा नहीं होगा, तो वो जीत नहीं पाएगा। मेरा उस नशे से मतलब नहीं है। हालांकि मैं अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे से कहा है कि आपको नशे पे कुछ लिखना है। मैं जरूर नशे पे लिखूंगा। इस कुरीति को भी समाज से मिटाना जरूरी है, इस पे भी मैं लिखूंगा। हालांकि वो दूसरा इश्यू है। वो नशा मेरी एक कविता संग्रह का नाम है, उसमें मैंने अलग अलग नशे डिफाइन किए हुए हैं। जी, तो आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं, इतना शौक आप रखते हैं। मैं आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहूँगी कि परिवार में कौन कौन है और क्या क्या वो कर रहे हैं, और क्या किसी एक सदस्य को भी आप चाह रहे हैं कि वो भी गीतकार बने, गायक बने आपकी तरह? जी, मेरे घर में मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता जो अभी पहाड़ में ही रहते हैं, पिथौरागढ़ में, और पूरी खेती भी संभाल रहे हैं। क्योंकि मैं एक बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता। बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी फैमिली को देहरादून में लेके आया हूँ। मेरी एक बेटिया है, एक बेटा है, और मेरी बेटी भी अभी सीख रही है। उसने 4th ईयर प्रयाग से कर लिया है। अब उसने भी अपना एक शौक में चैनल बनाया है, कभी गाती है, बल्कि एक गाना उसने भी परदेसी करके मेरे चैनल में ही डाला है उसने। वो भी गाती है और मुझे लगता है कि अगर कोशिश करेगी तो आगे भी अच्छा गाएगी। जी। तो मुझे लगता है उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है। और मेरा लड़का है वो तो अभी छोटा ही है, 8th में पढ़ता है। और ठीक है, सब बिल्कुल। सामान्य करंट चल रहा इशू है। के अलावा, बिल्कुल भूपेंद्र जी, करंट इशू के अलावा कोई और ऐसा गाना जो आप गाते हैं और बिल्कुल इस लीग से हटकर है और इस वक्त आप अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाह रहे हो? गाने तो बहुत से हैं। बस एक और आप कहें तो एक कुमाऊनी जो गाना मैंने शुरुआत में निकाला था, उसको मैं गुनगुना देता हूँ। ओके, कोरोना से रिलेटेड वही गाना सुना देते हैं। जी बिल्कुल। देखो कोरोना वायरस आयो रे, देखो कोरोना वायरस आयो रे, संभल के रहना हो, अब सेक हैंड करना छोड़ के नमस्ते करना, नमस्ते करना, अब सेक हैंड करना छोड़ के नमस्ते करना, नमस्ते करना। देखो कोरोना वायरस आयो रे, संभल के चलना हो, अब सेक हैंड करना छोड़ के नमस्ते करना, नमस्ते करना। नमस्ते करना इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि एक हमारी पुरातन संस्कृति है। हमारी धर्म संस्कृति हमको यही सिखाती है कि हाथ तो मिलाने के बजाय नमस्ते करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी आपको संदेश दे चुके हैं कि अब से हम नमस्ते करेंगे। विदेशी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं तो हमको भी आगे बढ़ना चाहिए और नमस्ते ही करना चाहिए। जी बिल्कुल। और भूपेंद्र जी, मेरा एक और सवाल आपसे बेहद अहम है, क्योंकि आप दिवंगत कैबिनेट मंत्री प्रकाश पंत के साथ भी काफ़ी लंबे समय से आप काम करते रहे हैं। कोई उनकी ऐसी बात जो आपके जहन में है या उनके साथ का रिलेशन जो आप दर्शकों से साझा करना चाहें? माननीय दिवंगत प्रकाश पंत जी मेरे आदर्श थे और रहेंगे। उनके साथ मैंने 2007 से अब 2019 तक का समय बिताया। लगभग 14 साल एक परिवार के सदस्य के रूप में बिताया। कभी ऐसा लगा नहीं कि हम उनसे हटके हैं, अलग हैं करके। और मैं अपना सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, अभी तक मेरी समझ में आया नहीं। अंतिम जो 14-15 दिन थे अमेरिका जाने से पहले के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में मैंने उनके साथ बिताए थे। और उस व्यक्तित्व को मैं कभी भूल नहीं सकता। अंत तक मुझे शिक्षा दे के गए हैं वो। और खुद तो स्टेचर पे बैठे रहते थे, लेकिन तब भी पूछते थे कि आप कैसे हैं। दूसरों के बारे में पूछते थे। मेरी क्षेत्र की जनता के क्या हाल है वो मेरे से पूछते थे। हम कितना कहते थे सर आप अपना ध्यान रखिएगा, लेकिन उनको अंत तक वो जनता की सेवा के लिए या जनता की पीड़ा का निवारण करने के लिए उस टाइप की बातें हमको करते थे। हमको बड़ा ताज्जुब होता था कि एक व्यक्ति जो इतनी पीड़ा पे है, स्वयं इतने कष्ट झेल रहा है, और उसको अपनी क्षेत्र की जनता, अपने राज्य की जनता के बारे में
वो ध्यान कर रहा है, तो वो मेरे लिए एक भावुक क्षण भी है। बिल्कुल, और आप कहते कहते भी जब कभी भावुक हो गए। उनकी जी। जी मुख्यमंत्री के साथ भी आप काम कर रहे हैं, आप निजी सचिव हैं, और मुख्यमंत्री जिस तरह से कोरोना को लेकर अपने प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं और प्रदेश की जनता को इस वायरस से बाहर निकालने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सीएम साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी हाल में जब उनको ये पता चला कि गीत गाता है और रचनाई करता है, तो उन्होंने जब अभी प्लास्टिक मुक्त हमारा भारत का अभियान चला था, उस दौरान मुझे कहा था कि इसमें आप एक गीत तैयार करिए करके। तो उसमें मैंने एक गीत भी तैयार किया था, इसका उद्घाटन इसका लोकार्पण उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया था। नगर निगम ने भी तैयार मेरे से करवाया था। और सीएम साहब का बहुत अच्छा नेचर है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे अच्छी बात, ज़्यादा लाग लपेट करना ज़्यादा पसंद नहीं, और अपने काम से मतलब रखते हैं। या अधिकारी से भी कई ये होते हैं कि मैंने देखा है कि बहुत सारी आप तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्सटेम्पोर का मतलब कि अपने काम से मतलब चाहते हैं कि जो डायरेक्शन उन्हें दिए हैं वो पूरे हों, और समय से जनता तक जो योजनाएं सरकार की हैं वो पहुंचाई जाए। यही उनका सपना है। उसी को आगे बढ़ाने में हम भी मदद कर रहे हैं। जो उनकी ओर से हमको डायरेक्शन मिलते हैं उसका पालन हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये उनके कामकाज से भी समझ में आता है, उनके संबोधन से भी समझ में आता है कि वो उत्तराखंड को बदलना चाह रहे हैं। और मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, पहले का उत्तराखंड और अब का उत्तराखंड कितना अंतर हो चुका है, और अगर कोई गाना आपके जहन में हो जिस गाने के जरिए आप समझा सके उत्तराखंड कितना बदल चुका है, तो ये भी सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी इस वक्त जो दर्शक आपको सुन रहे हैं। देखिए, मैंने जैसे कहा आपसे, जब मैंने गाने की शुरुआत की थी, जब हम श्रवण कुमार का नाटक कर रहे थे, तब उस समय मेरे गांव में बिजली नहीं थी। जी जी। आज मेरे गांव में सड़क है, बिजली है, पानी है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। गांव-गांव तक सड़कें पहुंची हैं, बिजली पहुंची है। आज कल परसों ही अभी सीएम साहब ने इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए योजना जो हमारी भारत सरकार की ओर से हमको मिली है, उसका पैसा मिला हुआ है, वो शुरू हो गई। जल जीवन मिशन अभी चल रहा है, उसमें मुझे लगता है गांव-गांव तक पानी पहुंचेगा। और भी देखो, विकास से सतत प्रक्रिया है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है, मुझे ऐसा लगता है और बहुत जल्दी उत्तराखंड बहुत आगे जाएगा, बहुत समृद्ध होगा, खुशहाल होगा। और अगर ये ऑल वेदर सड़कें हो गई और हमारी हवाई पट्टियां जो चल रही हैं, इनमें थोड़ा बहुत और विकास होकर हमारा हेलीपैड्स तैयार हो जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं उत्तराखंड बहुत दूर है, या पहाड़ी इलाका हमें कहेंगे कि बहुत अब पिछड़ जाएगा। वो भी वहाँ रहने वालों को भी खुशी मिलेगी। कहने का मतलब वहाँ भी आराम से ज़िंदगी बीत सकती है उसके बाद, जब ये हो जाएगा। और परिवर्तन आया है, निश्चित ही परिवर्तन आया है। अभी मैंने अभी अच्छी तरह कंठस्थ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ होगी तो क्षमा चाहूँगा। जल जीवन मिशन पे मैंने 4 लाइनें लिखी थी। मुझे विचार आया कि इसमें कुछ लिखना चाहिए। जब उन्होंने कहा कि घर घर तक हम पानी पहुंचाएंगे, और सीएम साहब ने कहा कि 1 रुपये में हम कनेक्शन देंगे पानी का, तो उसमें मैंने 4 लाइन लिखी हैं। अभी आपको प्रस्तुत करता हूँ। क्षमा चाहूँगा, कलेक्ट करने में मुझे समय लग रहा है। हाँ। जी जी जी। पानी की होली कल कल छल छल, घर घर लागो लो पानी नल। पानी की होली कल कल छल छल, घर घर लागो लो पानी नल। सबके मिलो लो शुद्ध पेयजल। आई योजना हर घर के नल, चली योजना हर घर में नल। आई योजना हर घर में नल, चली योजना हर घर के जल। घर घर में नल लागलो लो, घर घर में पानी पूजलो, गाँव वाला खुशहाल। घर घर में पानी पूजलो, गाँव वाला खुशहाल। घर घर में पानी पूजलो, जाग 2-4 साल।
ठहर 2-4 साल में हल, आई योजना हर घर में नल, चली योजना घर घर में जल, पानी की होली कल कल छल छल, घर घर लागो लो पानी नल, सबके मिलो लो शुद्ध पेय जल, आई योजना घर घर में नल, चली योजना घर घर में जल। जी धन्यवाद, अच्छी तरह याद नहीं था, माफी चाहूंगा कुछ फिर भी आपके इस गाने ने मुझे खो दिया, मैं खो गई कि मुझे अगला सवाल आपसे क्या पूछना है। लेकिन इस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि कल जिस तरह से एक दुखद घटना भी सामने आई है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उनका परिवार जो है कोरोना वायरस से ग्रस्त है, और अभी भी हालांकि लॉकडाउन जो है वो सिलसिलेवार तरीके से राज्य में हो रहा है कुछ कुछ दिनों के लिए, लेकिन जो पहले पूरी तरह से देश लॉकडाउन था अब उससे वो आज़ाद हो गया है, लेकिन कोरोना वायरस का कहर ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कुछ कहेंगे उन लोगों के लिए जो इस वायरस से पीड़ित हैं और 14-15 दिन या इससे ज़्यादा भी वो अस्पताल में हैं, जहाँ पर कोई भी उनका नहीं है, परिवार का कोई सदस्य उनके साथ मौजूद नहीं है, सिर्फ डॉक्टर की देख रेख में ही है? देखिए, जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या है, जितनी भारत की जनसंख्या है उस हिसाब से बहुत कम संख्या में कहूँगा हमारे देश में मरीजों की है औसतन, और देशों की अपेक्षा भारत में फिर भी। क्यों ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमने समय से लॉकडाउन किया, पालन किया। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे आदेश किए उस हिसाब से प्रत्येक जनता का, हर व्यक्ति ने उनका सहयोग किया है, लॉकडाउन का पालन किया है। हमारे कोरोना वॉरियर्स ने घर घर जाकर कोरोना मरीजों का इलाज किया है। जहाँ तक अमिताभ बच्चन जी का सवाल है, ठीक है, अब ये बीमारी किसी को पद या किसी का कद देखकर तो नहीं आती है, ये तो किसी को भी लग सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी इससे जीतेंगे जी, और लोगों को, पूरे देश को प्रेरणा देंगे कि इस कोरोना को अगर हम तरीके से इसका पालन करें, चीज़ों का पालन करेंगे तो हम इसको आसानी से हरा सकते हैं। यह बहुत, जिस दिन वो बाहर अपना इस कोरोना से जीत के बाहर आएंगे, पूरा देश जो है उनका वेलकम करेगा और प्रेरणा मिलेगी सबको कि हाँ, हम भी इसको हरा सकते हैं, इस कोरोना को हम भी हरा सकते हैं। बिल्कुल खूबसूरत मैसेज। वक्त की कमी है मेरे पास भूपेंद्र जी, लेकिन आपके साथ ये जो बातचीत का लम्हा रहा ये बेहद खूबसूरत रहा है। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास बातचीत करने के लिए। तो भूपेंद्र बसेड़ा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने गायकी का जो सुरमा है वो इस इंटरव्यू में बिछाया है, और लोगों के बीच जो उनकी आवाज़ है वो भी आज लोगों ने सुनी है। तो चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। तेरी चाल सुन ओ पड़ोसी, अब न चलेगी तेरी चाल, अब न गलेगी तेरी दाल, हम कर लेंगे इस्तेमाल अपना स्वदेशी, हम कर लेंगे इस्तेमाल अपना स्वदेशी।